Hello learners, welcome to my YouTube channel। UGC नेट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 का पेपर सॉल्विंग हम करवा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने दिसंबर 2025 के 15 क्वेश्चनों पर विशेष रूप से चर्चा की थी। उसके आगे आइए अब इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कुटुंब और विवाह से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन अधिनियम, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो इसमें से द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन अधिनियम 1956 में बनाया गया। पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम ये सबसे पहले 1865 में पहली बार बना था, बाद में संशोधित किया गया 1936 में। ये पारसी समुदाय के विवाह और तलाक को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसमें विशेष प्रावधान ये है कि जो पारसी विवाह है वो पारसी धर्म के अनुसार होना चाहिए, विवाहों के समय 2 गवाह होने चाहिए, विवाह का पंजीकरण भी जरूरी होना चाहिए और इसमें तलाक की भी व्यवस्था है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया स्वतंत्रता के पश्चात, और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। पारसी विवाह के बारे में हम बता चुके। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ये विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह से संबंधित प्राविधान है, जिसमें विवाह करने के लिए धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म विशेष के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। ये सिविल मैरिज एक्ट है। इसमें विवाह के लिए मैरिज ऑफिसर के सामने पंजीकरण किया जाता है, जिसमें जो आयु निर्धारण है पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष, दोनों की सहमति हो, पहले से विवाह ना हुआ हो। तो इस प्रकार ये धर्मनिरपेक्ष विवाह प्रणाली को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्ष विवाह प्रणाली को बढ़ावा देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया। यह अधिनियम हिंदुओं के विवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। यह लागू होता है केवल हिंदू धर्म पे ही नहीं लागू होता है, इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख पर लागू होता है। और इसमें एक पत्नी प्रथा का प्राविधान किया गया है, मोनोगेमी होनी चाहिए, और पति और पत्नी दोनों को तलाक का अधिकार भी इसमें दिया गया है विशेष कंडीशंस में। और विवाह के लिए न्यूनतम आयु वही 18 और 21 वर्ष निर्धारित की गई है। विवाह की वैधता के कुछ नियम भी जो है निर्धारित किए गए हैं। तलाक के लिए आधार भी हैं, जैसे क्रूरता है, परित्याग है, मानसिक बीमारी है, धर्म परिवर्तन किसी ने कर लिया, व्यभिचार है। तो इसने हिंदू विवाह में जो विवाह प्रणाली है उसको आधुनिक बनाने का काम इस अधिनियम ने किया है। इसके बाद द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन अधिनियम, यह अधिनियम 1956 में लाया गया। यह कानून नाबालिग बच्चों की गार्जियनशिप से संबंधित है। नाबालिग किसे कहते हैं? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। इसमें मुख्य प्रावधान यह है कि पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना गया है, पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना गया है इसमें। उसके बाद माँ जो है अभिभावक बनती है, और अभिभावक का एक कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चे के हित को ध्यान रखे। तो एक तरह से ये अधिनियम बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन अधिनियम। अगला प्रश्न है, ये मिलान से संबंधित है। इसमें एक तरफ विद्वान की सूची दी गई है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं। और ये जो इसमें विद्वान और सिद्धांत की सूची दी गई है, ये नगरों के विकास से संबंधित है, शहरों के विकास से संबंधित है। तो इसमें पहले मिलान कर लेते हैं। पार्क एवं बर्गेस, पार्क बर्गेस का शहरों के विकास संबंधी जो सिद्धांत है वो कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी है, संकेंद्रीय अंचल का सिद्धांत है। और होमर हायर्ड का सेक्टर सिद्धांत है। आरजे जानस्टन ये सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण से जुड़े हुए हैं। अभी इस पे एक एक पे चर्चा करेंगे हम। सी हैरिस और उलमैन का मल्टीपल न्यूक्लियाई थियरी का सिद्धांत है शहरों के विकास से संबंधित। तो जो पार्क एवं बर्गेस का जो सिद्धांत है, संकेंद्रीय अंचल का सिद्धांत, ये सबसे पहले इन्होंने 1900 में दिया था। इनका जो मुख्य विचार है कि शहर का जो विकास है वो एक के अंदर एक गोले के रूप में, इस तरह से शहरों का विकास होता है, जिस प्रकार से पानी में पत्थर मारने से फेंकने पर गोल लहरें बनती हैं, या प्याज के छिलके के समान एक परत के ऊपर दूसरी परत, इस टाइप का
जो है शहरों का विकास होता है। तो इन्होंने कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी दिया था। इन्होंने कहा कि शहरों का विकास इसी आधार पे होता है। उन्होंने जो जोन बताया वो 5 जोन बताए शहरों के विकास के। पहला जो जोन है उसमें सीबीडी एरिया होता है, सीबीडी, सॉरी, हाँ, इसमें जो 5 जोनों के आधार पर उन्होंने शहरों के विकास को समझाया है। पहला जो जोन है वो है सी, इसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा गया है इसको। इसमें ये शहर का केंद्र होता है। इसमें व्यापार, बैंक, ऑफिस आदि होते हैं। व्यापार, बैंक, ऑफिस आदि होते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो जोन होता है उसके ऊपर, वो उसे उन्होंने जोन ऑफ ट्रांजिशन कहा है, जोन ऑफ ट्रांजिशन। तीसरा वर्किंग क्लास जोन होता है, वर्किंग क्लास जोन। चौथा इसमें बेटर रेजिडेंस जोन इसको कहा है इन्होंने, बेटर रेजिडेंस जोन। और पांचवा जो जोन उन्होंने बताया वो कम्यूटर जोन कहा है उन्होंने। तो सबसे पहले व्यापार केंद्र और बैंक के ऑफिस, ये सब पहले सीबीडी एरिया में होते हैं। उसके बाद जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है। इसमें उद्योग पाए जाते हैं, गरीब बस्तियां होती हैं, झुग्गी झोपड़ी होते हैं, मजदूर रहते हैं। उसके बाद वर्किंग क्लास जो कुशल मजदूर होते हैं, वर्किंग क्लास का जोन होता है। उसके बाद फिर जो है मध्यम वर्ग का क्षेत्र होता है। और सबसे लास्ट में जो है अमीर लोग रहते हैं, या सबर्ब का निर्माण होता है, उपनगरों का निर्माण होता है उसके बाद। तो इस प्रकार से इन्होंने कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी को समझाया है। इसके बाद ये जो 1925 में इन्होंने दिया था, उसके बाद होमर हैड आते हैं और इन्होंने सेक्टर सिद्धांत दिया 1939 में। 1939 में ये कहते हैं, सेक्टर सिद्धांत देते हैं। और इनका मुख्य विचार यह है कि शहर का जो विकास है वो गोल घेरों के रूप में नहीं होता है, बल्कि पंखे के रूप में होता है। जैसे पंखा होता है उसके 3 हिस्से, पंखे के रूप में या सेक्टर के रूप में होता है। कैसे कि जैसे शहर का जो विकास होता है अक्सर हम सड़क के किनारे या रेलवे के किनारे या परिवहन मार्गों के साथ होता है, तो एक तरह से सेक्टर के रूप में वो बढ़ता जाता है। अ, जैसे उद्योग होता है अक्सर रेलवे लाइन के किनारे डेवलप होते हैं। अमीर इलाका एक तरफ ही, एक दिशा में ही फैलता रहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने सेक्टर सिद्धांत दिया कि शहरों का विकास कॉन्सेंट्रिक जोन के मतलब गोल घेरों के आधार पर नहीं, बल्कि सेक्टर के आधार पर पंखे के आकार का होता है। उसके बाद आर.जे. जॉनस्टन ये सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण से जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत शहर के सामाजिक ढांचे को समझाने के लिए बनाया गया था। सामाजिक ढांचा का वर्णन करते हैं कि विशेष सामाजिक समूह विशेष एरिया में रहते हैं। मतलब शहर में जो सामाजिक समूह हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। उसके लिए इन्होंने 3 मुख्य आयाम देखे थे। पहला आयाम था कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। सामाजिक स्थिति के आधार पर, जिसमें आय क्या है, पैसा क्या है और शिक्षा क्या है, उसके आधार पर। और परिवार की स्थिति कैसी है, दूसरा अवधार पारिवारिक स्थिति, मतलब वो संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, परिवार में बच्चों की संख्या कैसी है, परिवार का आकार कैसा है, इस आधार पर। और तीसरा उन्होंने एथनिक एथनिक आधार पर या जातीय स्थिति के आधार पर जो है एथनिक स्टेटस, इस तीनों के आधार पर ये निर्धारित किया गया था कि अलग अलग सामाजिक समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं आर.जे. जॉनस्टन। उसके बाद चौथा ऑप्शन है सी हैरिस एंड ई उलमैन। इनका मल्टीपल न्यूक्लियाई थियरी है, बहुकेंद्रीय सिद्धांत है। और वो कहते हैं कि शहर का विकास एक केंद्र से नहीं होता, बल्कि कई केंद्रों से होता है। ये सिद्धांत उन्होंने 1945 में दिया था। और शहर में अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग केंद्र बन जाते हैं। जैसे कि एक एरिया होता है जहाँ केवल व्यापार ही होता है, दूसरा एरिया होता है जहाँ उद्योग ही उद्योग स्थापित होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कई एरिया बनता है। इस तरह से मल्टीपल न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। और जैसे जहाँ पे विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ शिक्षा से रिलेटेड चीजें डेवलप होती चली जाती हैं। और जहाँ आवासीय क्षेत्र होता है वहाँ आवासीय क्षेत्र ही विकसित होता चला जाता है। तो इसके साथ इस तरीके से मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी वो देते हैं, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करती हैं और कुछ दूर रहना पसंद करती है। तो इस प्रकार से इन्होंने शहरों के विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत विद्वानों द्वारा दिए गए। तो इसमें ऑप्शन होगा ए का चौथा, और होमर हैड बी का तीसरा, और सी का पहला। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अलगाव का एक घटक नहीं है? नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है उत्पाद से अलगाव, नातेदारी से अलगाव, मानव क्षमता से अलगाव, साथ ही कामगारों से अलगाव। तो इसमें मार्क्स ने
अलगाव के 4 प्रकार बताए हैं, उसको हम समझ लेते हैं, उसी आधार पे हम अपने ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। तो मार्क्स ने जो अलगाव के 4 प्रकार बताए थे, पहला जो प्रकार बताया था, उन्होंने कहा सबसे पहले मजदूर का उत्पादन से अलगाव होता है या उत्पादन से अलगाव होता है। मजदूर अपने द्वारा उत्पादित जो उत्पादन है, सामान उससे अलगाव हो जाता है उसका, क्योंकि कारखानों में जो भी उत्पादन होता है वो कई सेक्टर में या कई खंडों में होता है। जैसे साइकिल है तो रिम का निर्माण कहीं अलग होता है, हेड का निर्माण कहीं अलग होता है, हैंडल का निर्माण कहीं अलग होता है, टायर का अलग होता है। तो जो प्रोडक्शन निकलता है, तो सबसे पहले पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का उत्पादन से अलगाव होता है। दूसरा अलगाव जो उन्होंने बताया था, वो है उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव। दूसरा जो स्टेज बताया मार्क्स ने, उसमें उन्होंने कहा उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव हो जाता है मजदूर का। वो जो कारखाने में जो उत्पादन की प्रक्रिया है शुरू से लास्ट तक, उससे उसका मन हट जाता है, अलगाव हो जाता है। फिर तीसरे स्तर पर उन्होंने बताया कि उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव के बाद उत्पादन में लगे हुए लोग और जो साथी कामगार वर्ग है, साथी कामगार है, उत्पादन में लगे लोगों से अलगाव हो जाता है, या हम कह सकते हैं साथी कामगारों से अलगाव हो जाता है। और चौथा जो सबसे लास्ट में एक्सट्रीम होता है, वो स्वयं से अलगाव हो जाता है। ये प्रक्रिया जब जब चरम हो जाती है तो स्वयं से अलगाव हो जाता है, अर्थात क्लास इन इटसेल्फ हो जाता है। मजदूर सोचता है कि हम मतलब हमारा अस्तित्व बस इसे ऐसे ही है, उसमें नीरस है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मानव क्षमता से अलगाव हो जाता है, क्योंकि आदमी खुद से उसकी जो क्षमता है उससे वो अलग हो जाता है, मानव क्षमता से अलगाव हो जाता है। तो इसमें हम चयन कर लेते हैं उत्पाद से अलगाव सही है। नातेदारी से अलगाव की बात उन्होंने नहीं की थी। और ये जो एक्सट्रीम स्टेज है मानव क्षमता से अलगाव, इसको स्वयं से अलगाव भी कह सकते हैं। और साथी कामगारों से अलगाव, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ये अलगाव का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भेद का नारीवादी सिद्धांत जो महिलाओं के सकारात्मक पहलुओं की प्रशंसा करता है कहलाता है क्या? तो ऑप्शन है सांस्कृतिक नारीवाद, उग्र नारीवाद, उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद। तो जो भेद का नारीवादी सिद्धांत, डिफरेंस, जो भेद होता है सोसाइटी में, नारीवाद, कई सारी प्रकार नारीवादी सिद्धांत आए हैं, उग्र नारीवाद, उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद। तो इसमें एक विचारधारा ये है जो महिलाओं के सकारात्मक पहलुओं की प्रशंसा करती है, वो कहलाती है सांस्कृतिक नारीवाद। इसको हम समझ लेते हैं। ये सिद्धांत ये कहता है कि महिलाओं के कुछ विशेष गुण होते हैं जो पुरुषों से अलग होते हैं, लेकिन वो सकारात्मक होते हैं। विशेष गुणों की बात वो करता है, उसकी प्रशंसा करता है, जैसे कि महिलाओं में संवेदनशीलता अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद वो केयरिंग ज्यादा होती हैं, केयरिंग की बात वो करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, केयरिंग। और उसमें सहानुभूति ज्यादा होती है, ज्यादा करुणावान, ज्यादा वो, और सहयोग की भावना ज्यादा होती है। तो ये इनके कुछ मूलभूत गुण हैं जो पुरुषों से अलग है लेकिन सकारात्मक हैं। ये उनकी प्रशंसा करती है सांस्कृतिक नारीवाद। ये सिद्धांत जो है महिला संस्कृति और महिला गुणों की प्रशंसा करता है। उग्र नारीवाद क्या है? उग्र नारीवाद ये मानता है कि जो ये भेद की समस्या है समाज में, वो उसका कारण क्या है? पितृ सत्य पैट्रियार्की का विरोध करती है। इसका तर्क है कि पुरुषों का जो प्रभुत्व है वो समाज की हर संस्था में मौजूद है। इस कारण से ये भेद उत्पन्न होता है। जैसे परिवार में भी जो पुरुष है वो लीडिंग पोजीशन पे है, धर्म में है, शिक्षा में है, राजनीति में है। और इसका उद्देश्य, उग्र नारीवाद का उद्देश्य ये है कि पितृसत्ता को खत्म कर दिया जाए तो महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी, और तभी ऐसा हो सकता है जब पितृसत्ता ना हो। उदार नारीवाद ये थोड़ा सा लिबरल है। लिबरल इस सिलसिले में है कि ये पितृसत्ता को खत्म करने की बात नहीं करता, किसी का विरोध नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि महिलाओं को भी मूलभूत सुविधाएं मिले, उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उनको मतलब सभी चीजों में सहभागिता उनकी हो। तो ये विशेष करके सामाजिक कल्याण और आर्थिक समानता की बात करता है उदार नारीवाद, की मतलब महिलाओं को भी अधिकार दिए जाने चाहिए। और समाजवादी नारीवाद ये मार्क्सवाद से प्रेरित है। मार्क्सवाद से इसमें ये सिद्धांत कहता है कि महिलाओं का जो शोषण है वो 2 कारणों से होता है। पहला है पितृसत्ता और दूसरा है पूंजीवाद। पूंजीवाद की जो व्यवस्था है उससे भी महिलाओं का शोषण होता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में जिसका मौद्रिक मूल्य नहीं है उसका उसकी स्थिति हमेशा नीची हो जाती है। और समाज
में जो महिला के हिस्से में है, जो डोमेस्टिक स्फेयर है, उसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है। पब्लिक स्फेयर पुरुषों के हाथ में है और उसका मौद्रिक मूल्य है, इसीलिए वो हमेशा अच्छी पोजीशन पे रहते हैं। तो पूंजीवाद जो है में महिलाओं को सर्वहारा वर्ग में उन्होंने रखा है और ये कहती है, मतलब समाजवादी नारीवाद कहता है कि महिलाओं की मुक्ति के लिए हमें इन दोनों को बदलना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। जो प्रश्न कह रहा है उसमें ऑप्शन नंबर एक सांस्कृतिक नारीवाद सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मिलान से रिलेटेड प्रश्न है, सूची एक और सूची दो। इसमें एक में योगदान दिया गया है, दूसरे में विद्वान। ये भारत में, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को समझने का मॉडल इसमें दिया गया है। किस विद्वान द्वारा दिया गया, इसका मिलान करना है। तो इसमें पहला है द्विअक्षीय मॉडल। द्विअक्षीय मॉडल ये एस.सी. दुबे का जाता है और ये कहते हैं कि भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें दो प्रमुख अक्षों को समझना होगा। पहला परंपरा और दूसरा आधुनिकता। ये कहते हैं कि भारतीय समाज में परिवर्तन को केवल एक दिशा में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि ये परंपरा और आधुनिकता के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बहुअक्षीय मॉडल, दूसरा है बहुअक्षीय मॉडल। बहुअक्षीय मॉडल ये जाता है योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको एक रेखिक प्रक्रिया नहीं माना है। कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक रेखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन कई आयामों से संपन्न होता है। और इनकी किताब का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में कई आयाम शामिल होते हैं, जिसमें सांस्कृतिक है, संरचनात्मक है और मूल्यात्मक है और वैचारिक है। तो कई आयामों की बात ये करते हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय परंपरा आधुनिकता को आत्मसात करती है और इस कारण से आधुनिकीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इसलिए बहुअक्षीय मॉडल कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण है वो मल्टी डायमेंशनल है और पश्चिमी जो मॉडल है उसका यांत्रिक अनुकरण ही इसका पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात केवल हम पश्चिम का अनुकरण करें यही आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि ये बहुपक्षीय मल्टी डायमेंशनल है। उसके बाद तीसरा है सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण। ये मैकिन मेरियट की अवधारणा है। इन्होंने भारतीय संस्कृति में परिवर्तन को दो प्रक्रियाओं के आधार पर समझाया है। पहला है यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण, और दूसरा है पेरोकलाइजेशन, संकीर्णीकरण। तो ये कहते हैं कि जब स्थानीय परंपराएं उच्च या शास्त्रीय संस्कृति का रूप ले लेती है या सांस्कृतिक परंपराओं का भाग बन जाती है, तो इसे हम यूनिवर्सलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और जैसे जो है गोवर्धन पूजा को इन्होंने इसमें रखा है यूनिवर्सलाइजेशन में। और जिस प्रकार संकीर्णीकरण की जो पेरोकलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसमें यह होता है कि जो शास्त्रीय परंपराएं हैं वे स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने लगती हैं और लोक रूप धारण कर लेती हैं। जैसे कि रामायण है तो रामायण का जो नाट्य मंचन होता है वो स्थानीय स्तर पर अपने तरीके से होता है, अपनी भाषाओं में होता है। तो ये पेरोकलाइजेशन की प्रक्रिया है। इन दो प्रक्रियाओं के आधार पर वो भारतीय सामाजिक संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को समझाने का प्रयास करती है, दो प्रक्रियाओं की चर्चा करती हैं। और यह अवधारणा जो है ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के अंतर संबंध को स्पष्ट करती है, जो रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है। और उन्हीं के साथ इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया मैकी मेरियट ने। और चौथा ऑप्शन है सेक्रेट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा, पवित्र सम्मिश्र की अवधारणा। ये एलपी विद्यार्थी की अवधारणा है और इन्होंने गया का अध्ययन किया था, गया का अध्ययन किया था और उन्होंने इसी में सेक्रेट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी है। उन्होंने बताया है कि किसी भी तीर्थ स्थल की जो संरचना है वो तीन तत्वों से मिलकर के बनती है। वो किसी भी तीर्थ स्थल की संरचना तीन तत्वों से मिलकर करती है, जिसमें पहला है पवित्र भूगोल होता है, पवित्र भूगोल सेक्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद सेक्रेट परफॉर्मर्स, परफॉर्मर्स जिसमें उन्होंने पुरोहित को रखा था, कर्मकांड कराने वाले लोगों को रखा था। और तीसरा सेक्रेट स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट इसमें धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे उदाहरण दिया गया में कि गया में पिंडदान की परंपरा है, पुरोहितों की भूमिका भी है और पवित्र स्थानों का धार्मिक महत्व भी है। तो इस तरह से उन्होंने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी थी अपने गया के अध्ययन में। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है ओरिएंटलिज्म
वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ द ओरिएंट। पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये पुस्तक कई बार पूछी भी गई है और इस समय बहुत पूछी जा रही है नेट में। ये एडवर्ड साइड की पुस्तक है। एडवर्ड साइड ने बताया था कि जो ओरिएंट या ओरिएंट, हाँ, इसमें दो चीजें होती है। एक होता है ओरिएंट ये पूर्व, और ऑक्सीडेंट ये पश्चिम। तो एडवर्ड साइड ने बताया कि जो ओरिएंट की छवि है या पूर्व के देशों की जो छवि है वो पश्चिमी विद्वानों द्वारा निर्मित की गई है, और ये ज्ञान सत्ता से भी जुड़ा है। ये मिशेल फूको से प्रभावित भी हैं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं मिशेल फूको कहते हैं नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान ही सत्ता का निर्माण और शक्ति का निर्माण करता है और सत्ता ही बाद में ज्ञान को उत्पादित करती है। तो ये उससे प्रभावित हुए कहते हैं कि पश्चिम ने क्या किया था, पश्चिम के विद्वानों ने, पश्चिम ने पूर्व को पिछड़ा बताया, रहस्यमय बताया, अविकसित बताया, कर्मकांडी बताया, उसके रूप में प्रस्तुत किया, और खुद को क्या कहा, पश्चिम के लोगों ने खुद को तार्किकता से युक्त, विकसित और आधुनिक जैसे उदाहरणों से अपने को पोषित किया। और इस आधार पर इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो एडवर्ड सईद कहते हैं इस आधार पर वो उपनिवेशवाद का जो रूप था, ये उपनिवेश कोलोनिज्म था, उसको वैध ठहराने का ये वैचारिक साधन था। अर्थात उनको निम्न मान करके कि उपनिवेशवाद ये सही है, पश्चिम का शासन करना वाजिब है। तो ये ओरिएंटलिज्म की अवधारणा एडवर्ड सईद देते हैं, जिसमें वो इस बात को उजागर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें और भी ऑप्शंस है पियरे बुर्दियू का, जैसे कल्चरल कैपिटल की अवधारणा है, और मेनो कैस्टल्स ये जो है नेटवर्क सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो ये सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। द डेथ ऑफ द क्लास 1996 पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें भी कई सारे थिंकर दिए गए हैं, तो इसमें हम केवल डेथ ऑफ द क्लास पे ही चर्चा करेंगे। इसके पुस्तक के लेखक हैं जैन पाकुलस्की एंड मलकम वाटर्स। ये ऑप्शन सही है। इसमें क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसमें जैन पाकुलस्की और माल्कम वाटर्स कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में जो पारंपरिक वर्ग की अवधारणा वो कमजोर हो रही है। उत्तर आधुनिक समाज में डेथ ऑफ द क्लास हो रहा है। उत्तर आधुनिक समाज की बात करते हैं ये। उत्तर आधुनिक समाज में डेथ ऑफ द क्लास की बात करते हैं कि पारंपरिक अवधारणा जो वर्ग की थी वो कमजोर हो रही है। अब क्या है, पहचान, संस्कृति और उपभोग और जीवन शैली उसका स्थान लेते जा रहे हैं। अब अर्थात जो वर्गीय आधार पर उच्चता निम्नता होती थी, अब वो पारंपरिक जो वर्ग के आधार थे वो कमजोर पड़ रहे हैं, और अब इन आधारों पर वर्ग की पहचान होनी शुरू हो गई है। अर्थात वर्ग अब सामाजिक विश्लेषण की केंद्रीय इकाई नहीं है, बल्कि अब ये चीजें बनती जा रही हैं। तो ये बात इसमें डेथ ऑफ द क्लास में मैल्कम वाटर्स और जॉन पाकुल्स्की कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक कथन है, दूसरा कारण है। तो कथन यह है कि समृद्धि का तर्कशास्त्र संसार का एक आशावादी दर्शन लगता है, जो दर्शाता है कि लोगों ने अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकी का निर्माण करके अपने जीवन में सुधार किया है। तो समृद्धि का तर्कशास्त्र क्या है? वो ये है कि एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज में विकास होता है, समाज में समृद्धि बढ़ती है, वो समृद्धि का तर्कशास्त्र है। और इसके अनुसार क्या है कि समाज में जो समृद्धि बनने का मुख्य कारण यह है कि तकनीकी प्रगति अधिक होगी तो समाज का विकास होगा, उत्पादन में क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, और औद्योगिकीकरण बढ़ जाएगा, नगरीकरण बढ़ जाएगा, और शिक्षा और ज्ञान का बहुत ज्यादा विस्तार होगा। तो इस आधार पर जो समृद्धि का तर्कशास्त्र है, इस आधार पर हम देख भी रहे हैं कि लोगों ने अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकी, आज के समय में आधुनिकता में देखिए कारखाना के युग में अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकी का निर्माण करके अपने जीवन स्तर में बहुत सुधार किया गया। ये एकदम बात सत्य है, ये सही है। पर्यावरणविद इसका विरोधी तर्क देते हैं। देखिए इसमें विरोधी तर्क देते हैं कि समृद्धि की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए ताकि पर्यावरणीय ह्रास से बचा जा सके। तो ये भी कारण में जो कहा गया, ये लाइन एकदम सही, स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये समृद्धि के तर्कशास्त्र का विरोधी तर्क है। पर्यावरण शास्त्री कहते हैं, इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे हम पर्यावरणीय ह्रास से बच सकें, क्योंकि धरती एक है और उसको बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम ये जान लेते हैं लिमिट्स ऑफ ग्रोथ क्या है। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ एक रिपोर्ट है जो क्लब ऑफ
रोम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जो 1972 में एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। मतलब ग्रोथ की लिमिट्स होनी चाहिए। क्या है इसके, ये एक आध बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के लेखक कौन है, तो लेखक कई सारे थे, इसमें कुछ नाम आते हैं जैसे डेनिला मीडोज का नाम आता है, डेनिस मीडोज का नाम आता है, जार्गन रेंडर्स का नाम आता है, विलियम वेरेंस का नाम आता है। तो लेकिन ये कई लोगों ने मिल करके बनाई थी। मुख्य लेखकों का नाम यही है, मीडोज करके आता है, रेंडर्स करके आता है, वेरेंस करके आता है। और इसमें क्या था, इस रिपोर्ट में दुनिया की जो विकास प्रक्रिया है उसको 5 मुख्य तत्वों से जोड़ा गया था और कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन, खाद्य उत्पादन, संसाधनों का उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण। उन्होंने रिपोर्ट कहती है कि अगर इन पांचों की वृद्धि अनियंत्रित रूप से बढ़ती रही तो पृथ्वी की जो पर्यावरणीय सीमा है वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात पर्यावरणीय ह्रास शुरू हो जाएगा। और इस ये रिपोर्ट ये चेतावनी देती है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित है, भविष्य में आर्थिक और पर्यावरणीय संकट आ सकता है अगर विकास और जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रहती है तो। इसीलिए हमें किधर बढ़ना चाहिए, क्लब ऑफ रोम की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि हमको धारणीय विकास या संतुलित विकास की ओर बढ़ना चाहिए, संतुलित या समावेशी विकास की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ जीवन यापन दे सकें। इस प्रकार की ये रिपोर्ट कहती है। तो इसमें दोनों कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका ये आधुनिक समाज से समृद्ध तर्कशास्त्र ये पूंजीवादी और आधुनिक युग से संबंधित है, और जो उसका नकारात्मक परिणाम है उससे बचने की बात पर्यावरण शास्त्री कहते हैं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द पद एंथोनी गिडेंस से संबंधित है। तो अभी पिछले वीडियो में भी एंथोनी गिडेंस से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आए थे उसमें इसमें रिपीट हुए हैं। पहला है स्ववियोजन, सिक्वेट्रेशन, आधुनिकता का जगरनाट, आधुनिकता की रिफ्लेक्सिविटी और औद्योगिक श्रमिकों के मध्य अलगाव। नहीं, ये मार्क्स का है, ये जो है एंथोनी गिडेंस से नहीं संबंधित है। अलगाव की अवधारणा मार्क्स की है और ये एंथोनी गिडेंस से संबंधित नहीं है। अब एक एक कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी सी। और स्ववियोजन क्या है, तो ये सिक्वेस्ट्रेशन, अंग्रेजी में सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं एंथोनी गिडेंस। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में जैसे कुछ अनुभव होते हैं, जैसे मृत्यु, बीमारी, पीड़ा या पागलपन, ये जो सारी चीजें हैं, इसमें क्या करता है समाज, जो आधुनिक समाज है, ये मृत्यु, बीमारी, पीड़ा, पागलपन जैसे अनुभव को सामान्य सामाजिक जीवन से अलग करके इसको विशेष संस्थाओं में सीमित कर देता है, विशेष संस्थाओं में सीमित कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं, एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि मृत्यु है, पहले समाज में लोग मरते थे, अब अस्पताल में मरते हैं। बीमारी है, अस्पताल में दिखाई जाती, पहले सामुदायिक तौर पर दवाइयां होती थी। पीड़ा को भी लोग छिपा के रखते हैं। पागलपन के लिए अलग संस्था है, पागल होने के बाद जो है उसमें पागलपन संस्था में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से सिक्वेट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस की धारणा आधुनिक समाज का जब वर्णन करते हैं, आधुनिकता का वर्णन करते हैं एंथोनी गिडेंस, तो उसमें ये बात कहते हैं। और एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि आधुनिकता एक जगरनाट है। जगरनाट का अर्थ क्या होता है, ये एक विशाल शक्तिशाली रथ, एक विशाल शक्तिशाली रथ। एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि आधुनिकता जगरनाट है, एक विशाल शक्तिशाली रथ है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसे पूरी तरह से हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अर्थात आधुनिकता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसी अवधारणा एंथोनी गिडेंस देते हैं। आधुनिकता की रिफ्लेक्सिविटी की बात जो है कल वाले इसकी पिछले वाले वीडियो में भी की गई थी। रिफ्लेक्सिविटी क्या है, गिडेंस कहते हैं कि आधुनिक समाज में लोग क्या करते हैं, अपने ज्ञान की, अपने कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं, ज्ञान की, कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं, और इसे ही उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी ऑफ मॉडर्निटी कहा है। कहने का मतलब है समय और परिस्थिति के हिसाब से नया ज्ञान आता है, पुराने ज्ञान को प्रतिस्थापित कर देता है, उसमें जो कमियां होती है उसका सुधार करता है। तो हमेशा आधुनिक समाज में हमेशा रिफ्लेक्सिविटी चलती रहती है, लोग अपने ज्ञान की, अपने कार्यों की
समाज में समीक्षा करते रहते हैं और परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की बात एंथोनी गिडेंस कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कुटुंब संरचना के संबंध में पीएम कोलेंडा द्वारा कुटुंब प्रकारों के कौन कौन से वर्गीकरण पर चर्चा की गई है? तो पीएम कोलेंडा की किताब है फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये 1970 में लिखी गई थी और जिसमें पीएम कोलेंडा ने भारतीय समाज के का कई चीजों का वर्णन किया है, जिसमें परिवार का भी वर्णन उन्होंने किया है। परिवार के स्ट्रक्चर की बात उन्होंने की, परिवार के वर्गीकरण की बात उन्होंने की है। इसमें ऑप्शन है उपमूल कुटुंब, अनुपूरित स्वशाखीय संबंध, अनुपूरित उपमूल कुटुंब, अनुपूरित स्वशाखीय संयुक्त कुटुंब, भिन्न शाखीय मूल कुटुंब। तो हम पीएम कोलेंडा के वर्गीकरण को एक बार देख लेते हैं, जिससे हम अपने ऑप्शन को उसमें चयनित कर सके। तो कोलेंडा ने 4 प्रकार बताए हैं परिवार के 4 वर्गीकरण बताए हैं कुटुंब के, जिसमें उन्होंने पहला कहा है न्यूक्लियर फैमिली, मूल कुटुंब, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। दूसरा है, इसको हम मूल कुटुंब कह सकते हैं, मूल कुटुंब। दूसरा उन्होंने कहा सब न्यूक्लियर फैमिली, इसको उपमूल कुटुंब, उप कुटुंब या हम कह सकते हैं अनुपूरित उपमूल कुटुंब। इसमें जैसे मूल परिवार का इस मूल कुटुंब का जो है अधूरा रूप ये होता है, जैसे कि विधवा माँ है, उनके बच्चे हैं, या केवल पिता और बच्चे हैं, या फिर अकेला व्यक्ति रह रहा है जिसमें पत्नी नहीं है। तो इस प्रकार ये सब न्यूक्लियर फैमिली की बातों करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, अनुपूरित उपमूल कुटुंब, अनुपूरित या आनुषंगिक, अनुपूरित उपमूल कुटुंब। इसमें क्या होता है कि इसमें मूल परिवार के साथ कोई अतिरिक्त सदस्य भी रहता है, जैसे दादा या कोई और अन्य सदस्य उसमें रहता है, भाई बहन है या कोई अन्य रिश्तेदार आ गया, कोई रिश्तेदार भी रह सकता है, रिश्तेदार रहता है। चौथा जो प्रकार उन्होंने बताया था वो है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त कुटुंब। तो इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक भाई जो विवाहित हैं अपने परिवारों के साथ एक साथ रहते हैं, 2 या 2 से अधिक भाई, तो ये परिवार के साथ रहते हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली। तो इसमें से हम चयनित कर लेते हैं। पहला न्यूक्लियस फैमिली, इसमें नहीं दिया गया है। उपमूल कुटुंब है इसमें, सब न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें मूल परिवार का अधूरा रूप होता है, जिसमें पिता या बच्चे या विधवा माँ बच्चे होते हैं, इस टाइप का जो परिवार होता है। इस प्रकार का परिवार की चर्चा उन्होंने नहीं की है, बी नहीं सही है। और अनुपूरित उपमूल कुटुंब जो है सप्लीमेंटेड उपमूल कुटुंब, जिसमें मूल परिवार के साथ जो है कोई अन्य रिश्तेदार या दादा दादी रहते हैं, तो अनुपूरित उपमूल कुटुंब है। और संयुक्त परिवार, जिसमें 2 या 2 से अधिक भाई अपने शादीशुदा परिवारों के साथ जो है एक साथ रहते हैं, तो अनुपूरित स्वशाखीय संयुक्त कुटुंब है। और भिन्न शाखीय मूल कुटुंब ऐसा कोई बात वो नहीं करते हैं। तो उसमें पहला मतलब ए, सी और डी सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें लेखक और उनकी कृतियां दी गई हैं। ये सभी कृतियां बार बार पूछी जाती हैं और सभी थिंकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका हम मिलान कर लेते हैं। लेखक एल्विन गॉफमैन ने जो है किताब लिखी थी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, और जिसमें उन्होंने ड्रामेटर्जी की पद्धति के आधार पर दिन के जीवन का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने फ्रंट बैक आदि जैसी अवधारणाओं का भी विवेचन किया है। और मिशेल फूको की किताब है डिसिप्लिन एंड पनिश, जिसमें उन्होंने ज्ञान, शक्ति और सत्ता के विवेचन में कई सारी किताबें लिखी हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचार हैं, उत्तर संरचनावादी भी कहे जाते हैं। और जर्गन हैबरमास ये द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं, संचारात्मक क्रिया की बात करते हैं, संरचनात्मक संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत, ये इनकी किताब है। और आर के मर्टन, जिसमें सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने एनोमी का सिद्धांत प्रतिपादित भी किया है, एनोमी की चर्चा उन्होंने की है, जिसमें वो 5 प्रकार उन्होंने बताए हैं, अनुकूलन, अनुकूलता और कर्मकांडीयता, और ऐसे करके 5 तरीके उन्होंने बताए हैं। तो इस तरह से इसमें लेखक और कृतियों के मिलान में ए का तीसरा सही होगा, बी का चौथा सही होगा, और सी का पहला और डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। इस पे डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है
वो भी मिलान से ही संबंधित है। भारतीय समाज के अध्ययन में जिन परिप्रेक्ष्यों का भारतीय समाजशास्त्रियों ने प्रयोग किया है, उसका मिलान करना है। जीएस घुरिये जो भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं, जीएस घुरिये एंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं। भारत विद्या उपागम के आधार पर समाज का अध्ययन करते हैं। भारत विद्या उपागम क्या है? जब भारतीय समाज की जो पुस्तकें हैं, भारतीय समाज में जितने धर्मों की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उसका अध्ययन करने, जो टेक्स्ट हैं उनका अध्ययन करने के बाद उस हिसाब से भारतीय समाज का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य कहते हैं। भारत विद्या शास्त्री उपागम। डीपी मुखर्जी का भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से उन्होंने अध्ययन किया है। एन के बोस ने भारतीय समाज का अध्ययन सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से किया है। और डेविड हार्डीमैन ने दलितवादी या सब आर्टन या उपाश्रित परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। तो ये विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं भारतीय समाज के अध्ययन के। इसका मिलान हम करें तो इसमें ऑप्शन सही होगा, घुरिये, जीएस घुरिये, ए का चौथा, इसी से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, इमाइल दरखाइम के अनुसार धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप क्या है? धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है? तो ये हम जानते हैं कि दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति के अपने अध्ययनों के आधार पर टोटमवाद की अवधारणा दी थी और उन्होंने इसको धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप माना था। टोटम क्या है? टोटम कबीले का पवित्र प्रतीक होता है। हम जानते हैं कि दुर्खीम ने कहा था कि समाज अपनी सभी वस्तुओं को 2 भागों में बांट देता है। एक उन्होंने पहला है सेक्रेट पवित्र और दूसरा है प्रोफेन सामान्य। तो जो पवित्र वस्तुएं हैं वो टोटमवाद का रूप ले लेती हैं और लोग इसे पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। टोटम क्या है? टोटम कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पशु भी हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई प्राकृतिक वस्तु हो सकता है जिसे समाज उसे पवित्र मानता हो। अर्थात धर्म का कारण क्या है? समाज है। समाज ही जो है धर्म की उत्पत्ति करता है। और तो इस प्रकार उन्होंने धर्म का सामाजिक विश्लेषण किया, सामाजिक सिद्धांत को निरूपित किया। और दूसरा इसमें जीववाद जो है टायलर की अवधारणा है। इन्होंने धर्म के अपने अध्ययन में उन्होंने जीववाद के आधार पे धर्म को समझाते हैं। वो कहते हैं, टायलर कहते हैं कि सिद्धांत जो जीववाद का सिद्धांत ये कहता है कि धर्म की शुरुआत आत्मा और आत्माओं के विश्वास से होती है। आत्मा के विश्वास से, आत्मा और आत्माओं के विश्वास से होती है। वो 2 प्रकार के सोल की बात करते हैं, जैसे इसमें आत्मा, भूत, प्रेत, है ना? तो ये टायलर ने जीववाद को धर्म का सबसे आरंभिक स्वरूप माना। दुर्खीम इससे सहमत नहीं थे। उसके बाद ये क्या है? सप्रणवाद। इसमें क्या है? एनिमेटिज्म। ये मेरिट से जुड़ा हुआ है। मेरिट कहते हैं कि लोग किसी विशेष आत्मा से नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति में विश्वास करते हैं जिसे उन्होंने माना कहा था। माना की शक्ति से लोग प्रभावित होते हैं और ये जो शक्ति है वस्तुओं में हो सकती है, लोगों में हो सकती है, स्थान में हो सकती है। सबका अपना अपना विचार है। इन्होंने टायलर के आत्मावाद के सिद्धांत को नकारा और सप्रणवाद का सिद्धांत दिया मेरिट ने। और कन्फ्यूशियसवाद ये धर्म के आरंभिक स्वरूप से संबंधित नहीं है बल्कि ये चीनी धार्मिक दार्शनिक परंपरा है। ये धार्मिक दार्शनिक परंपरा है और धर्म का एक रूप है जो आधुनिक समाज मतलब चीनी समाज में प्रचलित है। इसके प्रतिपादक कन्फ्यूशियस हैं और इसमें मुख्य विचार नैतिकता से संबंधित है, सामाजिक अनुशासन से है, पारिवारिक सम्मान से है। तो धर्म का ये प्रारंभिक रूप नहीं है बल्कि ये एक विकसित जो है धार्मिक दार्शनिक परंपरा है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डैश का अर्थ समाज में लोगों की स्थिति निर्धारित करने वाले लाभ हानि की अतिव्यापी और परस्पर निर्भर। देखिए, प्रश्नों को हम जब सही से पढ़ते हैं तभी उसका अर्थ जो है समझ में आता है। तो हमें प्रश्नों को सबसे पहले सही से पढ़ना चाहिए। परस्पर निर्भर प्रणाली क्या हो सकती है? ऑप्शन दिया है इसमें, अंतर अनुभागीयता, ट्रांसराष्ट्रीयता, स्तरीकरण, विभेदीकरण। तो इसमें अंतर अनुभागीयता क्या है कि एक अनुभाग का दूसरे अनुभाग पे अंतर निर्भर होना, अंतर अनुभाग दिया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और
समाज में क्या होता है कि लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन असमानता की प्रणाली नहीं है। जैसे कि किसान है, व्यापारी है, शिक्षक है, सब एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन ये असमानता की कोई प्रणाली नहीं है जिसमें इसमें लिखा हुआ लोगों की स्थिति निर्धारित होती हो, लाभ हानि की अधिव्यापी परस्पर निर्भर प्रणाली। ट्रांस राष्ट्रीयता, ये भी नहीं होगा। स्तरीकरण, हाँ, ये स्तरीकरण वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्तरीकरण में लोगों की स्थिति निर्धारित होती है। उच्चता और निम्नता के आधार पर एक संरचना बनती है, ऊंच और नीच के आधार पर। इसमें किसी को लाभ होता है तो वो उच्च स्थिति में पहुंचता है, जिसको हानि होती है वो निम्न स्थिति को, लेकिन वो अतिव्यापी एक व्यवस्था है और परस्पर निर्भर प्रणाली है सामाजिक स्तरीकरण। तो इसमें ये असमानता पर आधारित होता है, जैसे वर्ग है, जाति है, सत्ता है, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विभेदीकरण क्या है? इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण और स्तरीकरण में अंतर है, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। विभेदीकरण क्या है? समाज में जो भूमिकाएं हैं, जो कार्य हैं, वो अलग अलग होते हैं। लिंग के आधार पर भूमिका और कार्यों का बंटवारा होता है, जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, या प्रजातीय आधार पर जो विभेदीकरण है, ये विभेदीकरण कहलाता है। लेकिन सामाजिक आधार पर जो स्तरीकरण, जो उच्च नीच का स्तर निर्धारित होता है, उसे स्तरीकरण कहते हैं। और स्तरीकरण में इस तरह के उच्चता निम्नता की भावना होती है, और विभेदीकरण इस प्रकार का होता है, सभी लोग समान होते हैं कि उनके काम अलग अलग होते हैं। तो जैसे महिला है, पुरुष है, तो विभेदीकरण है। लेकिन ये जातीय आधार पर और वर्ग के आधार पर, सत्ता के आधार पर, जब उच्च और निम्न आधार पर एक श्रेणी में एक लोग समूह निर्धारित किए जाते हैं, तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये होगा। स्तरीकरण जो है का अर्थ समाज में लोगों की स्थिति निर्धारित करने वाले लाभ हानि की अतिव्यापी और परस्पर निर्भर प्रणाली स्तरीकरण कहलाती है, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से किन की वृद्धि होने से समाज में श्रम विभाजन का वर्धन होता है? तो इमाइल दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, जो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में उन्होंने लिखा था, उनकी पीएचडी थी उस पे। उन्होंने कहा है कि समाज में जो श्रम विभाजन है उसकी वृद्धि, लिखा हुआ है कि इनकी वृद्धि होने से समाज में श्रम विभाजन का वर्धन होता है। तो श्रम विभाजन क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? तो उन्होंने कहा कि समाज में श्रम विभाजन 2 कारणों से होता है। पहला तो क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है और घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व भी 2 प्रकार का, भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व। भौतिक घनत्व क्या है? जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा, भौतिक रूप से लोग ज्यादा पास पास होंगे। और नैतिक घनत्व क्या होता है? उनकी जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया की बारंबारता में वृद्धि होगी। अंतःक्रिया की बारंबारता में वृद्धि होने से विशेषीकरण या कंपटीशन आएगा। जब अंतःक्रिया ज्यादा होगी तो कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, और प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी तो विशेषीकरण का जन्म होगा, ज्यादा विशेषीकरण होगा, और विशेषीकरण श्रम विभाजन में वृद्धि का उत्तरदायी है, अर्थात श्रम विभाजन बढ़ता है समाज में। दुर्खीम ने 2 प्रकार की एकता की बात भी की थी, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। जब समाज में श्रम विभाजन बहुत सरल होता है तो यांत्रिक प्रकार की एकता होती है, और जब समाज में श्रम विभाजन विशेषीकृत होता है, ज्यादा गूढ़ होता है, श्रम विभाजन अपने उच्चता पर होता है, तो ऐसी स्थिति में सावयवी प्रकार की एकता का जन्म होता है, जो परस्पर निर्भर होता है, विशेषीकृत परस्पर निर्भर व्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो इसमें 3 चीजें शामिल हो सकती हैं, भौतिक सघनता, नैतिक सघनता और मात्रा। उपभोक्तावाद, ये जो है आधुनिक समाज की विशेषता है, पूंजीवादी समाज की विशेषता, ये इसमें नहीं होगा। उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, ये श्रम विभाजन से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है, ये कथन और कारण से संबंधित है। अब आज के लिए केवल इतना ही। अब शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जहां पर कोई क्वेरी हो उनसे कमेंट में पूछिए, और हमारा हौसला वर्धन कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।